तो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट का मतलब ये हुआ कि एक होल कंट्री के लिए हम लोग देख रहे हैं, पूरी मार्केट के लिए देख रहे हैं। सप्लाई से मतलब है कि प्रोडक्शन, मतलब गुड्स को प्रोडक्ट करके मार्केट के लिए अवेलेबल कराना, सप्लाई कराना, तो उसे बोलते हैं सप्लाई। जिस तरह डिमांड होती है एग्रीगेट, पूरी कंट्री या पूरे मार्केट की क्या डिमांड है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको सप्लाई किया जाता है। ठीक है। So aggregate supply is the money value of total supply of goods and services available in the economy of for purchase during a given period of time. When expressed in physical terms, aggregate supply means the total output of goods and services produced for sale in an economy. जैसे कि मैंने अभी कहा, इट इज़ अज्यूम, तो जो भी इंग्लिश में लिखा है मैंने पूरा समझा दिया आपको कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, कि गुड्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में अवेलेबल कराना बेचने के लिए। सो इट इज़ अज्यूम दैट इन शॉर्ट रन प्राइसेस ऑफ गुड डू नॉट चेंज एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनाइट। तो अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो सप्लाई में उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकता है। सप्लाई से मतलब ये है कि प्रोडक्शन में उतना ज़्यादा जल्दी चेंजेस नहीं हो पाएगा, है ना। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सप्लाई का जैसे मैंने मतलब बताया कि गुड्स को प्रोड्यूस कराना, प्रोडक्शन कराना, अब प्रोडक्शन करा के मार्केट में देना, तो शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हो पाएगा ना। अगर किसी को जैसे कोई डिमांड है, समझे कि जैकेट्स की डिमांड है, ठीक है, 1000 जैकेट की डिमांड है, एक महीने में 1000 जैकेट को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हुआ 1 मंथ। अगर किसी ने अचानक बोला कि भाई 5000 सप्लाई कर दो, 5000 मैन्युफैक्चर कर दो, तो वो नहीं कर पाएगा इतने कम टाइम में, क्योंकि उसको पूरा स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, मशीन लगानी पड़ेंगी, प्लॉट बड़ा लेना पड़ेगा, प्लांट लगाना पड़ेगा, जगह बड़ी लेनी पड़ेगी। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा चेंजेस नहीं हो पाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में ज़्यादा चेंजेस नहीं हो पाएगा। सो एट द गिवन प्राइस लेवल आउटपुट कैन बी इंक्रीज टिल ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड। तो आउटपुट तभी बढ़ाया जा सकता है जब आपके जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी मशीन्स हैं, लेबर है, वो फुल यूटिलाइज हो, फुल्ली एम्प्लॉयड हो, सब पूरा यूटिलाइज हो, सारी चीज़ें हों आपके पास प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप आउटपुट को बढ़ा सकते हो। सो एज वी गो डी वी विल फाइंड दैट एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। तो जो कंट्री में अगर हमें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ या डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमारी कंट्री को, तो सप्लाई हमारी एग्रीगेट कितनी है, मतलब कितना प्रोडक्शन है, उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, एक कंट्री में प्रोडक्शन कितना है, जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा उतना हमारी जीडीपी, मतलब जितनी जीडीपी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उतना ज़्यादा इकोनॉमी हम मानेंगे कि ग्रोथ हो रही है। जितना, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे आप, उतना आप एक्सपोर्ट भी करोगे और अपने कंट्री के लिए अवेलेबल कराओगे गुड्स को। पहले देखो काफ़ी सारी चीज़ें पहले चाइना और यहाँ से इंपोर्ट होती थी, ताइवान से काफ़ी। अब तो ताइवान से इतना नहीं होती, पहले ताइवान से और जापान से जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, हम बात कर रहे हैं 30-40 ईयर्स बिफोर, 90s के टाइम, 90s 80s के टाइम क्या होता था कि इंडिया को कोई भी अगर अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाहिए होते थे, तो वो जापान और ताइवान, जापान मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन चाइना, यहाँ से इंपोर्ट कराना पड़ता था। जैसे वॉचेस हुई, टॉर्च हुए, ठीक है ना। तो
क्योंकि इतनी अच्छी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री हमारे यहाँ तब तब है ना नहीं थी, सेटअप नहीं थी इंडिया में। तो बाहर से इंपोर्ट कर, अब बाहर से इंपोर्ट कराएंगे तो हम बाहर पैसा देना पड़ेगा, है ना। हमारा जो इनकम जो है, हमारी जो भी मनी है वो बाहर जाएगी, हमारी करेंसी। तो हमारी कंट्री को फ़ायदा कहाँ होगा, हमारा तो हमारे कंट्री के से पैसा बाहर कंट्री में जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ ओन प्रोडक्शन उतना नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, उस टाइम नहीं था। तो अब लेकिन देखो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ लग गई इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया में। तो लोग अब इंडियन प्रोडक्ट खरीदने लगे हैं और बहुत सारे प्रोडक्शन बढ़ गए इंडिया में। पहले उतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, हमें बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो मैन मेड कह सकते हैं ना, हैंडमेड, वो ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस की होती थी। तो उतनी गुड लुकिंग नहीं थी, उतना फाइन लुकिंग नहीं थी। तो डिज़ाइनिंग उतनी अच्छी नहीं थी। तो जो भी जिनकी भी कैपेसिटी होती थी बाहर की चीज़ इंपोर्ट कराने के लिए, तो वो खरीदते थे। तो मार्केट में मिलती थी वो चीज़, लेकिन बाहर की होती है। तो इसलिए देखो स्वदेशी बहुत बड़ा एक ये चला प्रमोशन की, स्वदेशी यानी खुद के अपने कंट्री की चीज़ यूज़ करो, बाहर की चीज़ ना यूज़ करो। तो इससे अपने कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर है। तो यहाँ पे यही चीज़ बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा अपने कंट्री में, उतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाएगा। सो वी नो दैट द money value of final output is distributed as rent, wages, and interest and profit among factor of production which help to produce output from। क्योंकि अगर हम हमारे यहाँ प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को, तो देखो जगह लेंगे रेंट में, तो रेंट दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को, लोगों को काम पे रखेंगे तो अपनी कंट्री में लोगों को फ़ायदा होगा, वेजेस देंगे उन्हें, ठीक है। अपनी बैंक से हम लोन लेंगे तो उनको इंटरेस्ट देंगे। फिर प्रॉफिट जो भी ओनर्स होंगे, शेयर होल्डर होंगे, उनको प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। तो अपने ही ओवरऑल कंट्री को बेनिफिट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। सभी लोग अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाने से अपने कंट्री के लोग शेयर कर रहे हैं उन पैसों को, उन रिवार्ड्स को या उन प्रॉफिट को, कहीं ना कहीं से किसी न किसी मोड में। कोई वेजेस, कोई सैलरी, कहीं रेंट, इस तरह जा रहा है अपने ही कंट्री में, लोगों को बेनिफिट हो रहा है। और हम अगर वो चीज़ बाहर बेचते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ प्रोड्यूस करके बाहर अगर हम सेल कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, यानी बाहर का पैसा हम लोग ला रहे हैं अपने कंट्री में, तो ये हुआ ना। तो उसको हम डेवलपमेंट मानते हैं। जैसे अमेरिका, चाइना, ये सब क्या है, ये अपने कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करके बाहर की कंट्री में सेल आउट करती हैं, तो उनको बेनिफिट होता है। दैट्स वाई दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। अदरवाइज दे विल नॉट प्रोड्यूस द आउटपुट सिंस द सम ऑफ फैक्टर इनकम। इनकम के कितने शक्ल हो सकती हैं। जैसे रेंट इज़ ए इनकम, है ना, एक तरीके से। हमने जगह अपनी रेंट पे दी, तो जो रेंट, उस जगह से जो पैसा मिलेगा, वो जो रेंट होगा वो हमारी इनकम होगी। वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सब सोर्स ऑफ या फैक्टर्स, इनकम इनकम के फैक्टर हैं, अलग अलग चेहरे हैं, ठीक है ना। हम इन्हें इनकम, जैसे इंटरेस्ट किस पर मिलता है, जैसे हम किसी पर इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी को लोन देंगे, उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। प्रॉफिट जो हमारा बिजनेस होगा या हम कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। वेजेस अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं। रेंट अगर हमने अपनी जगह रेंट आउट की है, इस्तेमाल करने के लिए दी है, तो इससे ये सब कहीं ना कहीं इनकम के फैक्टर्स हैं। एट नेशनल लेवल इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम, इन्हीं को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। देयर फॉर एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल आउटपुट एंड नेशनल इनकम आर द सेम, ठीक है। तो वो एग्रीगेट सप्लाई से सारी चीज़ें जुड़ी है ना। एग्रीगेट सप्लाई से मतलब है कि प्रोडक्शन से, हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, जो हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं प्रोड्यूस करके, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, अपने यहीं गुड्स बनवाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो रेंट रेंट वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब अपने ही लोगों को मिलेगा, अपने लोगों की इनकम होगी। तो उस कंट्री की नेशनल इनकम मानी जाएगी, ठीक है। तो बस यहीं पर ये दिया हुआ है एग्रीगेट सप्लाई का
क्या होती है, ओवरऑल सबकी जो इनकम है वही होती है, एग्रीगेट जो सबके जो आउटपुट है, ठीक है, तो यही मानी जाएगी। या फिर हम वही कह सकते हैं घुमा फिरा के, जैसे बात की थी हमने पहले भी इनकम के बारे में, तो एग्रीगेट सप्लाई के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ें ये कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसमें कंबाइन कर सकते हैं। देखो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसके, क्योंकि हमने जैसे बताया कि नेशनल इनकम मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो C+S, कि जो टोटल आपकी इनकम है, आपने पैसे कमाए, 10,000 रुपये कमाए, 10K, उस 10,000 को आपने 8K खर्चा किया, एक्सपेंडिचर कर दिया, अपने जो भी पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं घर के लिए, खर्चे का जो भी, और 2,000 आपके बच गए, 2,000 क्या हो गए, बच गए। तो ये 8K प्लस 2K मिला के 10K हुआ है ना। तो इसे हम कहेंगे क्या खर्चा कर रहे हो, क्या बचा रहे हो, मिलाकर टोटल इनकम हुई आपकी, है ना। तो इसको ही, इस इनकम को ही हम लोग एग्रीगेट सप्लाई से जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पहले समझाया कि जो एक तरह से नेशनल इनकम है वो एग्रीगेट सप्लाई से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे, और इनकम आप कहाँ खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग में। इनकम कहाँ खर्चा कर रहे हो आप, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा किया, कुछ बच गया, वही सब मिला के तो टोटल तुम्हारी इनकम हुई, ठीक है ना। तो एग्रीगेट सप्लाई को भी हम ऐसे ही कह सकते हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग, क्योंकि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई का हमने एक इक्वेशन बता दी किस तरह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि जो नेशनल इनकम है वही कहीं ना कहीं से एग्रीगेट सप्लाई भी है, क्योंकि वहीं से वो सारी इनकम जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, जितनी ज़्यादा नेशनल इनकम होगी उतना ज़्यादा आप खर्चा करोगे, सीधी बात है कि नहीं। ये ग्राफ रीड करना आना चाहिए आपको, कि जैसे नेशनल इनकम 100 है, 100 करोड़, स्पेंडिंग 100 करोड़ ही कर पाओगे। नेशनल इनकम बढ़ गई, 300 करोड़ कर लिया आपने, तो इससे स्पेंडिंग उसके अकॉर्डिंग करोगे, ज़्यादा बढ़ेगी आपकी, खर्चा भी ज़्यादा बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा आपकी नेशनल इनकम होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी सप्लाई होगी, उतना ज़्यादा आपका एक्सपेंसेस होगा, स्पेंड करोगे आप उतना। इनकम ही नहीं होगी तो खर्चा कहाँ करोगे। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाता है, और जो डायरेक्ट रिलेशन कर्व निकलता है उसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक्स में ग्राफ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, कि ग्राफ के थ्रू आंसर जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो काफ़ी टेक्निकल माना जाता है उस आंसर को, ठीक है। तो ये ग्राफ को अच्छे से ये कर लेना। फिर देखो कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन जो स्पेंडिंग बताया था, एक्सपेंडिचर जो खर्चा कर, वही कंजम्पशन, कंज्यूम जो कर रहे हो, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। कंज्यूम करना, खर्चा करना, इस्तेमाल करना या खर्चा करना। आपने खाने में एक्सपेंडिचर किया तो खाना आप कंज्यूम करोगे ना, खाओगे ना खाना, तो ये चीज़ हो गई। तो कंजम्पशन फंक्शन जो है, रिलेशन विद इनकम कंजम्पशन फंक्शन मीनिंग है रिलेशनशिप विद इनकम। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जितना ज़्यादा इनकम होगी उतना आप कंजम्पशन करोगे, ठीक है। इसका यहीं से आप समझ सकते हो, स्पेंडिंग वाले से ये भी कंजम्पशन ही हुआ ना एक तरीके से, नेशनल इनकम। तो जितना इनकम होगा उतना आप कंजम्पशन करोगे। तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। जो इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो भी रिश्ता है, डायरेक्ट रिलेशन, उसी को बोलेंगे कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन रिलेटेड टू इनकम, सिंपली पुट कंजम्पशन फंक्शन मीन्स प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ठीक है ना। कि आपने जैसे कि 10K आपकी इनकम है, आपने उस पर 8K खर्चा कर दिया, बचे क्या आपका, सेविंग बचेगी 2K। तो ये 8K जो खर्चा कर रहे हो, आउट ऑफ किससे खर्चा कर रहे हो, इनकम से खर्चा कर रहे हो। सो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन स्पेंडिंग हायर देन इनकम एट मिनिमम कंजम्पशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है आपको। अगर हम कंजम्पशन, और आपका ग्राफ दिया नहीं, अगर हम ग्राफ बनाएं तो कंजम्पशन और इनकम का, समझो ये इनकम है
और ये वाला जो है वो कंजम्पशन का है, खर्चा का। ठीक है ना। अब इनकम अगर ज़ीरो है लेकिन कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो सकता, कंजम्पशन कुछ तो आपका होगा। देखो कंजम्पशन यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है ना, थोड़ा आगे से स्टार्ट किया कि ज़ीरो इनकम पर भी कुछ खर्चा है, मतलब एक भी पैसा नहीं कमा रहे हो आप, तो भी खाना तो आपको खाना ही खाना है, कपड़े तो पहनने ही पहनने हैं, चाहे आप कहीं से भी उधार ला के करो, नहीं करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ है थोड़ा ऊपर से उठा के बनाओ, बनेगा डायरेक्ट रिलेशन नहीं लेकिन ऊपर उठ के बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ज़ीरो से नहीं बनेगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं बना सकते हो आप, यहाँ से नहीं बना सकते हो, ये ज़ीरो से नहीं बना सकते हो, क्योंकि इनकम नहीं भी है तो भी कंजम्पशन नहीं भी नहीं बोल सकते हो आप, कंजम्पशन आपको रहता ही, ये करना ही पड़ेगा। तो ये सारे फार्मूले कंजम्पशन के इसे एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये दिखाया करो। ये एफ इन ब्रैकेट वाई का मतलब फंक्शनल है, वाई पर डिपेंड है, वाई मतलब इनकम पर डिपेंड है, सी किस पर डिपेंड है, ऐसे नहीं करो, ऐसे करेंगे, एफ लिखो और अंदर लिखो वाई। ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ वाई का मतलब ये हुआ कि ये वाई मतलब इनकम, इसको किससे नोट कर रहे हैं, इनकम से, सी को वही इस कंजम्पशन से खर्च कर रहे हैं। तो कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम के ऊपर, और डिपेंड मतलब एफ मतलब डिपेंड करता है, फंक्शनल है कि अगर कंजम्पशन, अगर इनकम चेंज होगी यानी इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी आप बढ़ाओगे, ऐसे एक दूसरे में डिपेंड कर रहे हैं। तो यही रिलेशनशिप जो मैंने बता दिया आपको कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने थ्योरी दी हुई है, किसी ने साइकोलॉजिकल वे से भी दी हुई, यहाँ पे देखो कैंसियन साइकोलॉजिकल लॉ भी दिया हुआ है। ठीक है। तो देर इज टेंडेंसी ऑफ पीपल नॉट टू स्पेंड ऑन कंजम्पशन और होल इंक्रीमेंट इनकम, एडिशनल कंज्यूम लेस देन एडिशनल इनकम। तो ये होता है कि जैसे कि देखो इनका साइकोलॉजिकल ये क्या है थ्योरी, जैसे कि कोई 10K इनकम कर रहा है, 10K में 8K क्या करेगा, खर्चा करेगा, 2000 बचा लेगा। अब यही रिलेशन अगर आप ऐसे लगाओगे कि अगर वो 20K कमाने लगे तो 20K के हिसाब से खर्चा कितना करना चाहिए उसे, 16K खर्चा करना चाहिए, 16,000, क्योंकि 10,000 पे अगर खर्चा 8,000 कर रहा है तो 20,000 में आप क्या बोलो, 16,000 खर्चा करना चाहिए। ठीक है ना। अगर वही 30,000 कमा रहा है तो आपके हिसाब से, क्योंकि 10,000 में 2,000 सेविंग हो रही है, 20,000 में 4,000 सेविंग, 30 में 6,000 में बोले 24K कमाना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा अकॉर्डिंग टू केन्स ऐसा नहीं है। जिस तरह आप आगे कमा रहे हो ज़रूरी नहीं कि वही रेशियो में खर्चा करो, क्योंकि हमारी बेसिक नीड यहाँ पर पूरी हुई जा रही है, तो 8K तो करना ही करना है। अब हम 20,000 कमाने लगे, बेसिक नीड पूरी हो चुकी है हमारी, रोटी कपड़ा मकान। अब 20 के डबल का हम कमाने लगे तो और पैसा कहाँ खर्चा करें, तो और आप एक्स्ट्रा चीज़ें ले लोगे, गाड़ी ले ली या और भी लग्जरी लाइफ हो गई, आप 16K खर्चा करने लगे, 30K और कमाने लगे, तो अब कहाँ खर्चा करोगे। तो इसीलिए एक साइकोलॉजिकल ये है कि चलो मिनिमम अगर आप 10K कमा रहे हो और उस वक्त 8K खर्चा कर रहे हो, 8,000, तो अगर 10K का डबल कर दिया, 20K कर दिया, तो खर्चे को डबल नहीं होगा, खर्चा आप फिर हो सकता है 15K करो, थोड़ा और ज़्यादा बच जाएगा पैसा आपके हिसाब से। सर 16K होना चाहिए, डबल होना चाहिए खर्चा भी, ऐसा नहीं है फिर, क्योंकि वो बेसिक नीड उधर पूरी हो चुकी है। तो फिर इंसान फिर और सेविंग करता है और इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है कहीं और बिजनेस में। फिर 30K करेगा तो 30K में वो 22K ही खर्चा कर पाएगा और लग्जरी चीज़ें ले लेगा, 8,000 लेकिन बच जाएंगे। तो वो रेशियो क्या होता है, बचा ये सेविंग का बढ़ता जाता है, या फिर रिलेशनशिप प्रपोर्शन देखेंगे तो एक्सपेंसेस का कम होता जाता है, सेविंग का बढ़ता जाता है। पहले 2,000 बच रहे थे, पहले कितना सेविंग हो रहा था, 2K, फिर सेविंग कितना हुआ, 5K हुआ, 4K नहीं हुआ,
4,000 नहीं, 5,000 बचा लिया, है ना। फिगर याद है कि नहीं याद है? 8K खर्चा कर रहा था, 2K बच रहे थे, 15K खर्चा कर रहा था, जब 20,000 कमा रहा था 5K बच रहे थे, 5K बच रहे थे, और फिर जब वो 30K कमाने लगा तो वो 8K बचने लगा। ऐसा नहीं हुआ 2 का 4 2 का, इस तरह नहीं हुआ है, और 2 का 4 का फिर बाद में 6, ऐसे नहीं बढ़ा। यहाँ पे जो सेविंग हो रही है, सेविंग तुम्हारी इंक्रीजिंग रेट में हो रही है, बढ़ रही है। मतलब 2,000 का 4,000, फिर बाद में 6,000 नहीं हुआ, 2,000 फिर 5,000 फिर 8,000 बचने लगा, तो इस हिसाब से बढ़ी। तो ये एक साइकोलॉजिकल ये है कि जो खर्चे की टेंडेंसी होती है वो पूरी की पूरी इनकम के इंक्रीमेंट पे नहीं होती है, वो एडिशनल इनकम पर कंजम्पशन अब थोड़ा लेस ही होता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो इन अदर वर्ड एम्पेसी इज लेस देन, जो मार्जिनल ये है कंजम्पशन का जो कर्व है वो लेस देन 1 रहता है इफ़ इनकम इंक्रीजेज। टू स्पेंड पार्ट से 75, ये मैंने पूरा एग्जांपल बता दिया भाई, ये आप पढ़ना, मैंने पूरा अच्छे से बताया है काफ़ी टाइम लेकर। सो वेन इनकम इज़ वेरी लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ हायर दैन इनकम। हाँ, ये भी एक बहुत, जो तुम्हारी शुरुआत से बताया था कि जब इनकम बहुत लो है, बिल्कुल यहाँ से है इनकम 1 2 3, अब आपका यही ज़्यादा है शुरुआत, क्योंकि इनकम अगर, जैसे मैंने कहा कि इनकम अगर ज़ीरो भी होगी तो भी आपको मिनिमम खर्चे रहेंगे रहेंगे। तो वो एक शुरुआत का पार्ट है कि शुरुआत में अगर इनकम तुम्हारी कम भी है तो भी एक्सपेंसेस तुम्हारा जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है, बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, जैसे कि आप कमा रहे हो मंथली 2K, समझो 2,000, लेकिन मिनिमम खर्चा आपका 3K है ही, इसको तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। ये सोचो तो 2,000 3,000 कैसे करेंगे, वो आप 1,000 रुपये कहीं से लेना पड़ेगा आपको, लेकिन ये तो आपको करना ही करना है क्योंकि ये बेसिक नीड है। तो ये एक सेकंड पॉइंट बता रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो ये पीसी का बताया गया है कि आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो 2,000, कंजम्पशन या एक्सपेंसेस 2,400 है, लेकिन इनकम कितनी है, 2,000 है। तो इस तरीके से ऊपर रखा जाता है कंजम्पशन, नीचे रखा जाता है इनकम, और डिवाइड किया जाता है। अगर 1 से ज़्यादा आंसर आ रहा है तो आपको बोला जाएगा कि एवरेज जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब जो साइकोलॉजी है, जो या प्रोपोर्शन है, वो 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा आ रहा है मतलब आपका कंजम्पशन ज़्यादा है फ़िलहाल। एमपीसी मार्जिनल प्रॉस्पेसिटी टू कंज्यूम हुआ, और ये एपीसी एवरेज प्रॉस्पेसिटी टू कंज्यूम हुआ। तो अब जैसे कि देखो, अगर मैं उल्टा बोलूँ कि मेरी जो ऊपर क्या रखना है, अगर एपीसी निकालना है, ऊपर रखना है इनकम, सॉरी, ऊपर रखना है एपीसी निकालने के लिए ऊपर रखना है कंजम्पशन, और नीचे रखना है एक्सपेंसेस। सॉरी सॉरी सॉरी, ये पेन टूल ठीक से चल नहीं रहा है इसलिए। हाँ, एपीसी ऊपर रखना है कंजम्पशन, नीचे रखना है इनकम, ओके। तो अगर इसी का उल्टा हो, जैसे कि कंजम्पशन तुम्हारा है 2,000 और इनकम आपकी अच्छी है, आपकी इनकम है 4,000, ठीक है ना, समझो। तो जब इसको रिड्यूस करोगे आएगा 1/2 आंसर, मतलब 0.5। तो 0.5 1 से कम हुआ। ये 1 से कम क्या बता रहा है, 1 से कम ये बता रहा है कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो आधा है। वन वो 0.5 का मतलब 1/2 का मतलब ये हुआ ना,
आधा कंजम्पशन है, कंपैरेटिवली इनकम आधी सेविंग हो रही है। 1 से ज़्यादा आंसर आएगा मतलब कंजम्पशन ज़्यादा है, फिर आपका 1 से कम आएगा मतलब इनकम ज़्यादा है। यहाँ पर क्या बता रहा है, इनकम आपकी ज़्यादा है। ये क्या बता रहा है, इनकम आपकी ज़्यादा है। और 1 से ज़्यादा क्या बताएगा, आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है। यहाँ पे देखो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जहाँ पर आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बराबर हो, आपको ना पॉकेट्स मतलब कहीं से भी आपको उधार नहीं लेना पड़ रहा है खर्चा पूरा करने के लिए। आपकी जितनी इनकम हो रही है पूरी की पूरी एक्सपेंडिचर के बराबर हो रही है, इतना मिनिमम। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो इन ब्रेक इवन पॉइंट देर इज़ नो सेविंग। ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, सेविंग नहीं होता है। ठीक है ना, अगर किससे रिलेशन देखें, कंजम्पशन और इनकम के रिलेशन से समझे तो। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, तो सी मतलब टोटल हम खर्चा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हैं। एक तो ये जो वाला सी बार है, सी के ऊपर ये लगा हुआ डैश लाइन, इसको बोलते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन, दैट इज़ कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। कि अगर इनकम भाई नहीं भी है तो आप वो जो खर्चा करते हो खर्चा करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सी डैश है ज़ीरो से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इनकम अगर नहीं भी है, ज़ीरो है, तो खर्चा आपका करना है। फिर उसके बाद मतलब ये तो मिनिमम खर्चा हुआ, मतलब टोटल खर्चे की अगर हम बात करें तो ये मिनिमम खर्चा हो गया। ठीक है, इसके बाद जो बी वाई है, ये आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। मतलब आपका खर्चा करने का रेट बढ़ेगा लेकिन डिक्रीज लेवल से बढ़ेगा उतना। जैसे मैंने पूरा एग्जांपल बताया था कि इनकम आपकी डबल हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खर्चा भी डबल कर रहे हो। हाँ, खर्चा थोड़ा और बढ़ाए दे रहे हो और चीज़ें आप अच्छी खरीद रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है कि इनकम जिस हिसाब से बढ़ रही है, डबल हुई इनकम 10 गुना हो गई तो खर्चा भी 10 गुना हो जाए, ऐसा नहीं है। इंसान कितना खा लेगा, खाएगा तो उतना ही ना फिर एक पॉइंट पे। और रही बात, ये एक जनरल बिहेवियर से देखा जा रहा है, ये जो फंक्शन है जनरल लोगों का देखा जा रहा है। अगर खर्चा करने में जाएंगे तो इंसान कुछ भी खरीद ले, पैसा आ गया मर्सिडीज़ खरीद ले, है ना। तो वो एक उन्हीं लोगों का रेशियो लिया जाता है जो एक जनरल एक होल में आते हैं, जैसे कि 100 में 90 लोग हैं, 80 लोग का बिहेवियर है ना। इतने लोगों के बिहेवियर को पकड़ा जाता है। वरना अगर आप बोलोगे सर मेरे पास जितना भी खर्चा है, जितना पैसे हम कमा ले कम है मेरे लिए, ऐसे बोलते हैं ना लोग, जितना पैसा दे दो इस कम है इसके लिए। तो वो एक बिहेवियर अलग हो गया। हम लोग एक एवरेज बिहेवियर लेते हैं कि 100 में 85 लोगों का बिहेवियर ले लिया, तो वो 85 लोग का एक यही बिहेवियर होता है, ही साइकोलॉजी होती है। वाई हो गया लेवल ऑफ इनकम, तो ये हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इस तरीके से ये मैंने पहले भी एग्जांपल दे दिया है। ऑटोमेटिक कंजम्पशन बता दिया भाई, आपको खर्चा करना ही करना है। इंड्यूस कंजम्पशन जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन फिर होते हैं, अगर पैसा अगर आपका ये हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो थोड़ा और ज़्यादा आप खर्चा करने लगते हो। तो जैसे 0.75 है आपका एक ये एम पी सी आपकी डबल के हिसाब से नहीं है, 0.75 है, मतलब 1 से कम है, उस हिसाब से नहीं है। तो जैसे कि 30 मिनिमम आपका खर्चा है और 0.75 आपकी एम पी सी है। अब इस पर आपकी जितनी भी इनकम हो रही है, तो वो पूरी की पूरी इनकम नहीं खर्चा करोगे आप। जैसे 5 टाइम इनकम हो रही ज़्यादा, तो 5 का 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, और नहीं 3 आ जाएगा ना, 3 आंसर आएगा। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से वो कम होगा, मार्जिनल जो रहेगा वो
उस हिसाब से खर्चा नहीं बढ़ेगा जिस हिसाब से इनकम बढ़ेगी आपकी। तो ये इस तरह देखा जाता है। ये भी न्यूमेरिकल है। अब देखो वाई कितना दिया हुआ है, इनकम 1000 दी गई है, और आपको जो मिनिमम वो खर्चा है वो 300 दिया हुआ है, और 0.5 ये दी गई है एमपीसी। तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को डाल लो और सॉल्व कर लो। ठीक है ना भाई, 300 ये दिया ही हुआ है, टोटल आपको टोटल कंजम्पशन निकालना है। तो 300 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई एवरेज इनकम जो थी 1000 थी। अब 0.5 को 5/10 भी लिख लो, क्या दिक्कत है आपको? इतनी तो बेसिक मैथ 5/10 लिख लेंगे इसे। 0.5 का तो 5/10 ही हुआ ना, क्योंकि इसे सॉल्व करना इजी हो जाएगी। ये 0 से 0 कट गया, और बॉड मास रूल पता ही, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बाद में 300 से प्लस करेंगे। 0 0 कट गया, बचा क्या 5 × 100, 500, तो 300 प्लस 5 33,500 टोटल कंजम्पशन आ जाएगा। नहीं, 300 प्लस 500 था ना, सॉरी, 800 आएगा। मैंने 3000 कर दिया था, 800 आ जाएगा। ठीक है, 800 करोड़। So find out income level when consumption is 1200 करोड़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिक मैथ आनी चाहिए आपको, और जो इस कंजम्पशन फंक्शन ये दिया हुआ है, यानी आपको इनकम निकालनी है अब की बार। सुनो भाई, बेसिक मैथ को समझो ज़रा सा। यहाँ से मैं समझा रहा हूँ सी इज़ इक्वल टू 100 प्लस 0.5 वाई। ठीक है, ये तुम्हें एक कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें कंजम्पशन तुम्हें बार 1200 दिया हुआ है। टोटल जो कंजम्पशन है वो 1200 तुम्हें दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, सी तुम्हें दिया 1200, ठीक है ना। तो आपको अब की बार वाई निकालना है। तो देखो, जो अगर एक इक्वेशन होती है ना, अगर बेसिक मैथ को समझें, तो इस इक्वेशन में जो इन्फॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ। भाई सी 1200 दिया, सी के नीचे 1200 लिख लो। ठीक है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिख लो, 100 के नीचे 100 लिख लो, प्लस के नीचे प्लस लिख लो, 0.5 वाई के नीचे 0.5 वाई लिख लो। ऐसी तो है, यही इन्फॉर्मेशन दी गई तुम्हें, है ना। अब वाई निकालना है, जब वाई निकालना है तुम्हें, तो सबको वाई के पास जो जो लोग हैं उसको अदर साइड भेजो। ये क्लास 7 8 की मैथ है। तो 100 उधर जाएगा, माइनस होगा क्योंकि 100 यहाँ प्लस में है। तो 1200 से 100 आके माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0.5 वाई बचेगा सिर्फ। 100 माइनस हुआ, आ गया 1100 इज इक्वल टू 0.5 वाई। अब वाई के पास क्या बचा, 0.5 बचा। अब 0.5 को उधर भेजो। वाई और 0.5 में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। वाई एंड 0.5 में क्या रिलेशन, मल्टीप्लाई का। यानी 0.5 को उधर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, लीनियर इक्वेशन। तो 1100 में डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा सिर्फ वाई। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, एक डेसिमल ऐसे हटाओगे तो एक ज़ीरो ऊपर बढ़ेगा। ठीक है ना, ये तो पता ही है ना। तो ये हो जाएगा 11,000, यहाँ नीचे का बचेगा 5। अब 5 को 11,000 डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2200। 5 टू द 10, हाँ ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बाकी भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने हैं। कोई भी एक इन्फॉर्मेशन गायब रहेगी, वो उसी के अकॉर्डिंग फॉलो अप करते जाना और आता जाएगा। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है कि कैलकुलेट एमपीसी फ्रॉम फॉलोइंग डेटा अबाउट इकोनॉमी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम में है, और नेशनल इनकम 2000 दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में जब दिया हुआ है कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो आपको कुछ इस तरीके सॉल्व करना है। देखो,
y इज इक्वल टू सी प्लस आई, हमने बेसिक अपना फॉर्मूला लगा दिया। y इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई। अगर आप सबसे पहले वाला फार्मूला देखोगे, ये तो फार्मूला जो अभी देखा है वो तो सी का था फार्मूला, है ना। अगर हम y मतलब जो टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम क्या थी हमारी, टोटल कंजम्पशन प्लस सेविंग, यही थी ना, सी प्लस आई। तो जिसमें कंजम्पशन का मतलब क्या है, जिसमें कंजम्पशन का मतलब है आपका ओपन करेंगे कंजम्पशन को सी प्लस बी वाई, यही था। अभी हमने देखा टोटल कंजम्पशन को ओपन करने में क्या था, यही था, प्लस आई। तो नेशनल इनकम कितनी दी गई है देख लो। तो यहाँ पे देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे देखो वाई तुम्हें दिया हुआ है नेशनल इनकम जो 2000 है, और बी वाई के लिए आपने यहाँ ओपन किया ये वाला, जिसमें क्या डाला, 2000 डाला, क्योंकि वो जो हो रहा था अपने आप में ये इनकम ही है ना, एक तरीके से टोटल इनकम ही तो है। और यहाँ पर देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है 200, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बाकी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से ये फार्मूला हमने ओपन करके लिख दिया, ठीक है, ये ओपन कर दिया पूरा फार्मूला। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप ये लगाते जाओ फार्मूला, ठीक है। और हमें निकालना है क्या है, हमें आपकी बार एमपीसी निकालना है। क्या निकालना है, एमपीसी मतलब ये जो बी निकालना है, बी फार्मूले में। अभी जैसे ऊपर दिया हुआ था ना बी की वैल्यू, जैसे यहाँ पे दी हुई थी बी की वैल्यू 0.80 दी हुई थी, है ना। तो देखो पहले वाले उसमें तुम्हें सी नहीं मालूम था, फिर दूसरे वाले उसमें तुम्हें क्या नहीं मालूम था, दूसरे वाले के इसमें तुम्हें कंजम्पशन लेवल इक्वल दी थी कंजम्पशन। हाँ, पहले वाले में सी नहीं मालूम था, दूसरे वाले में तुम्हें ये नहीं गिवन था, वाई नहीं गिवन था, है ना। इसी तरह तीसरे वाले में तुम्हें वाई नहीं गिवन था, इसी वाला चौथे वाले में तुम्हें क्या नहीं पता है, तुम्हें बी नहीं मालूम है, ठीक है ना, तुम्हें बी नहीं पता है। तो बस आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी थी ये दूसरे वाले फॉर्मूले दी हुई थी, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वाले फॉर्मूले दी थी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन किया हमने और कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने, जो पैसा बचा हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, मतलब इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर। तो टोटल इनकम इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हमने क्या किया, टोटल कंजम्पशन को ओपन कर दिया सी प्लस बी वाई। थोड़ी सी इसमें मैथ की नॉलेज चाहिए, तो मैथ की नॉलेज है तो फिर आराम से हो जाएगा। वाई के नीचे वाई लिखो, सी के नीचे सी लिखो, ठीक है ना। ये वाले वाई के नीचे वाई लिखो क्योंकि वो वापस वही वाई ओपन हो गया है। आई इन्वेस्टमेंट के नीचे इन्वेस्टमेंट लिखो, तो एमपीसी बच रहा है, 200 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा पहले, है ना। 200 उधर जाके माइनस होगा प्लस में, 100 भी उधर जाके माइनस होगा क्योंकि यहाँ प्लस में है। ये दोनों अभी ना छूना क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। पहले 100 और वो बचा 1700, बाद में 2000 जाके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली गलत दिया हुआ है यहाँ पर, बस यही आंसर है आपका 0.85। वो जो आगे 2000 दिया है वो रॉन्ग है, ये आपका आंसर 0.85 बस। एमपीसी एमपीसी आ गया 0.85, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। बाकी भी देख लेना, और अगर किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। और न्यूमेरिकल जो इजी इजी है वही करो, क्योंकि ज़्यादा यूपी बोर्ड में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल उतने आते नहीं ना इको में, ठीक है।
तो जो इजी है बस उतना ही कर लेना, काफ़ी है उतना।